नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के उस बुनियादी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिस पर हमारे पूरे राष्ट्र की नींव टिकी है, और वो है संविधान के अनुच्छेद 1 से 4। ये सिर्फ कुछ कानूनी धाराएं नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जो बताती है कि हमारा भारत आखिर भारत बना कैसे। तो एक सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है कि हमारे देश के दो आधिकारिक नाम क्यों हैं, इंडिया भी और भारत भी। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के पहले ही वाक्य में छिपा हुआ है। इस सफर में हम कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि भारत की परिभाषा क्या है, फिर समझेंगे कि कैसे नए राज्य इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कि देश के अंदरूनी नक्शे को कैसे बदला जा सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि इन सब के लिए हमारी संसद को कौन सी जबरदस्त शक्तियां मिली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये है अनुच्छेद 1, जो हमारे देश के नाम और उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी को तय करता है। ये वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी होती है। और ये रहा वो ऐतिहासिक वाक्य, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी और आखिर में दोनों नामों को अपनाया गया। इंडिया जो दुनिया में हमारी पहचान थी, और भारत जो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और जड़ों से जुड़ा है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, राज्यों का संघ। ये दो शब्द भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देते हैं। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी राज्य को किसी भी हाल में देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए भारत के यूनियन मॉडल की तुलना अमेरिका के फेडरेशन मॉडल से करते हैं। अमेरिका का गठन अलग अलग आज़ाद राज्यों के बीच एक समझौते या अग्रीमेंट से हुआ था, लेकिन भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। यहाँ संघ यानी देश सबसे ऊपर है और राज्यों को उससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं। बस यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। अगर अनुच्छेद 1 देश की परिभाषा बताता है, तो अनुच्छेद 2 इसके विस्तार की बात करता है। मतलब भारत में नए इलाके कैसे शामिल किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है जो पहले से इसका हिस्सा नहीं थे। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक घर है और अनुच्छेद 2 आपको इजाजत देता है कि आप बाहर की कोई नई जमीन खरीदकर उसे अपने घर का हिस्सा बना लें। ये शक्ति बाहरी विस्तार के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 पर, और ये सचमुच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर अनुच्छेद 2 घर में बाहर से एक नया कमरा जोड़ने जैसा है, तो अनुच्छेद 3 घर के अंदर की दीवारों को ही तोड़ने और उन्हें फिर से बनाने की ताकत देता है। ये संसद का एक तरह से रेनोवेशन टूल है, जिससे देश का अंदरूनी नक्शा बदला जा सकता है। जरा सोचिए, संसद क्या कुछ कर सकती है। एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को, उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। ये शक्तियां वाकई में बहुत बड़ी हैं और केंद्र को बहुत मजबूत बनाती हैं। और संसद की इसी शक्ति की वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। सुनने में काफी दिलचस्प लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि संघ यानी हमारा देश भारत, उसे तो कोई नहीं तोड़ सकता, वो अविनाशी है। लेकिन उसके अंदर के जो राज्य हैं, उन्हें संसद बदल सकती है, पुनर्गठित कर सकती है। तो ये सब होता कैसे है? इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। फिर उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों को उनकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। और यहीं पर असली बात है, राज्य की विधानसभा कुछ भी कहे, संसद उनकी राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आखिर में संसद में इसे पास करने के लिए किसी खास बहुमत की नहीं, सिर्फ एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 पर। इसे आप एक तरह का रूल बुक या गाइड समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कानून बनेंगे, उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी पॉइंट, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए।
अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि देश का नक्शा बदलने जैसे बड़े फैसले के लिए भी संसद को सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। इसके लिए संविधान संशोधन वाली मुश्किल और लंबी चौड़ी प्रक्रिया यानी विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं है। ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा लचीला बना देता है। अच्छा, इतनी सारी थ्योरी तो हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इन संवैधानिक शक्तियों का भारत के इतिहास में असल में इस्तेमाल कैसे हुआ है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, भारत का नक्शा हमेशा से बदलता रहा है। देखिए, 1960 में बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नए राज्य बनाए गए और हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया। ये सभी अनुच्छेद 3 की शक्ति के बिल्कुल जीते जागते उदाहरण हैं। तो चलिए परीक्षा के लिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 ये भारत को राज्यों का संघ बताता है। अनुच्छेद 2 ये नए बाहरी इलाकों को शामिल करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 ये मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 4 ये बताता है कि इन बदलावों के लिए सिर्फ साधारण बहुमत ही काफी है।